अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर राउट्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, एक नहीं है। जबकि दूसरे पार्ट के अंदर बहुत कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे। तो तब राउट्स लॉ किस किस्म की डिस्कशन में हम जा सकेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर राउट्स लॉ को डिस्कस करते हैं जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस राउट्स लॉ। एक्चुअली राउट्स लॉ जो है हमारी बुक में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसिडर हो सकता है बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। आप एक बात याद रखिएगा, जो राउट्स लॉ है इट एक्चुअली आइडेंटिफाई आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं हर टेम्परेचर, हर कंडीशन के ऊपर। यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन बनाया गया है, चाहे वो जिस मर्जी कंपोजिशन का बनाया गया है, से वो बनाया गया है 50-50% का, से वो बनाया गया है 60-40% का, अगर वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स के मिक्स करने से, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से बनाया गया है, तो उसकी आप नेचर आइडियल तब समझेंगे जब वो राउट्स लॉ को मुकम्मल तौर पे फॉलो करेगा। सो आइडियल सॉल्यूशन को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो आपको राउट्स लॉ चाहिए। राउट्स लॉ 1887 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारे यहाँ पे जो राउट्स लॉ बुक के अंदर गिवन है वो दो टाइप्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पहले हम राउट्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे अगर हमारा वन कंपोनेंट जो है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूशन बना है दो कंपोनेंट से। एक सॉल्यूशन है वो बना दो कंपोनेंट से, एक उसमें है सॉल्वेंट और दूसरा है सोल्यूट। इन दैट केस ए कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट इसमें वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या है, इसके वेपर्स बनेंगे और वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। और जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर्स नहीं बनाता। से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ यूरिया, या आप उसे समझ लें सुक्रोज या शुगर। आप इस बात को याद रखिएगा कि जब आप राउट्स लॉ को स्टडी करते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू नो कि आप राउट्स लॉ किस सिस्टम में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या आपका जो सॉल्यूशन है उसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है। राउट्स लॉ को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जब आपके सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों बोथ कंपोनेंट्स जो है वो वोलेटाइल हो। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस लेक्चर का वो सिर्फ बेस करेगा कि अगर एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, से सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। खैर, हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है वो एक्चुअली सेकंड लेक्चर आइडेंटिफाई करेगा, राउट्स लॉ को डिस्क्राइब करेगा इन द सॉल्यूशन वेयर बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल का आसान लफ्जों में ये मतलब आप ले सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा सोल्यूट, अगर तो वो वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और उसके वेपर्स बन रहे हैं ज्यादा मिकदार में और वो एक सर्टेन वेपर प्रेशर लगा रहे हैं। स्टूडेंट, राउट्स लॉ एक्चुअली आपको हेल्प करेगा एक चीज को एक्सप्लेन करने में। वो क्या है? कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर, P is a vapor pressure of components, या किसी भी एक कंपोनेंट का, से एक है तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, इसका रिलेशनशिप बताएगा मोल फ्रैक्शन के साथ। यानी कि ये इसको P को रिलेट करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट को रिलेट करेगा मोल फ्रैक्शन के साथ। अब मोल फ्रैक्शन को हम किस तरह याद करें? आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं आपको यहाँ पे ये फार्मूला लिख दूं मोल फ्रैक्शन का, तो मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट से A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। से अगर दो कंपोनेंट है तो टोटल मोल्स क्या होंगे? Na प्लस दूसरा कंपोनेंट B है तो होगा NB। सो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट है, अगर तो हमारा से सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में वो अप्लाई कर रहा है वो उसकी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, कम होता है
लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर होता है। हम इन सारे रिलेशनशिप्स को राउट्स लॉ के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखनी है, हम राउट्स लॉ जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेंजीन और टोलीन का सोल्यूशन लिया हुआ, तो हम उस पर राउट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वो 100% अप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमने एक ऐसा सोल्यूशन लेना है जिसमें सॉल्वेंट वोलेटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, और वो राउट्स लॉ को फॉलो करे, तो इन दैट केस हम कहेंगे वो आइडियल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं राउट्स लॉ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज को समझते हैं। अगर आप देखें ए बीकर में, तो इसमें है हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट वोलेटाइल है, यानी कि इसके ज्यादा सारे वेपर्स बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वेपर बनते हैं और जाके लिड पे प्रेशर लगाते हैं। ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं लिड पे, ये सारे वेपर्स, ये आप मैनोमीटर के जरिए फाइंड कर सकते हैं। जब मैनोमीटर के जरिए आप ये वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे, से वो आ गया पी नॉट। ये वो वेपर प्रेशर है जो प्योर सॉल्वेंट लगा रहा है, अभी इसमें कोई चीज मिक्स नहीं की। ये प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर लगा रहा है उसको मैं कहूंगा पी नॉट। सो द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट। नाउ स्टूडेंट्स, करें क्या, आप इसमें थोड़ा सा सोल्यूट डाल दें। याद रखिएगा सोल्यूट वो डालना है जो कि नॉन वोलेटाइल हो, बिकॉज इन दिस लेक्चर वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन in which one component solvent is volatile and solute is non-volatile. In this solution आप देख सकते हैं कि जो ग्रे कलर के पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन में मिक्स कर दिए गए हैं। ये नॉन वोलेटाइल है, लिहाजा आप इसके कोई खास वेपर्स बनते ही नहीं देखेंगे। आपको स्टिल ब्लू कलर के वेपर्स यानी कि सॉल्वेंट के वेपर्स ही नजर आ रहे हैं। लेकिन हुआ यूं कि सोल्यूट के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आके ठहर गए और उन्होंने सरफेस एरिया को कम कर दिया फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अगर आप देखें तो पहले जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे उनको सरफेस एरिया पूरे का पूरा अवेलेबल था टू एस्केप। अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां मैं रेड लाइन लगा रहा हूं वहां पे आ गया सोल्यूट का पार्टिकल, और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को एस्केप नहीं करने देगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट विच वर एस्केपिंग रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसके रिड्यूस होने से जो उसका वेपर प्रेशर है वो नहीं रहेगा जो वो प्योर स्टेट में लगा रहा था, वो कम हो जाएगा। वो कम क्यों हो गया? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल ने सरफेस पे आके अपना एक खास जगह कैप्चर कर ली, सरफेस कैप्चर कर ली, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम मिल रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को कि वो एस्केप करके ज्यादा मिकदार में प्रेशर अप्लाई कर सकें। लिहाजा अगर इस लिड के ऊपर हम मैनोमीटर लगा के वेपर प्रेशर मेजर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंट का सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका पी आएगा, यानी कि ये वो वेपर प्रेशर नहीं आएगा जो आपका सॉल्वेंट अप्लाई कर रहा है प्योर फॉर्म में, ये उससे कम आएगा। तो पी की मिकदार जो होगी ना, पी की जो क्वांटिटी होगी वो लेसर होगी एज कंपेयर टू पी नॉट। उसकी वजह क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल्स जो सरफेस पे आ गए हैं। राउट्स लॉ इनके रिलेशनशिप को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। कैसे? जरा चलते हैं राउट्स लॉ की डेफिनेशन नंबर 1 की तरफ। देखें, राउट्स लॉ 3 तरीकों से डिफाइन हो सकता है। पहला तरीका क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट लगा रहा है वो इक्वल होगा, यानी कि सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर लगा रहा है सॉल्यूशन में, वो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? पी से। इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि ये इक्वल होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की प्रोडक्ट के। किसके साथ प्रोडक्ट बनानी है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन था ये, और इसमें मैंने एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे ये थे सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट के जो मोल्स ऐड किए थे वो थे N1, सोल्यूट के जो मोल्स ऐड किए थे वो N2 थे। तो टोटल मोल्स क्या हो गया? N1 प्लस N2, और ये बन गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा X1 which is actually mole fraction of solvent. This is the first Raoult's law. Raoult's law को दोबारा थोड़ा सा हम आसान लफ्जों में पढ़ते हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल होगा पी नॉट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा
डिस्कस करते हैं या इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सेकंड डेफिनेशन में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट्स या ऑल कंपोनेंट मस्ट इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगी 1 माइनस x2। ये आ गई x1 की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x1 की जगह इनपुट करने की कोशिश करता हूँ। ये ले स्टूडेंट, मैं इसको x1 की जगह पुट करता हूँ तो मेरा बन गया p इज इक्वल टू p नॉट 1 माइनस x2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं फर्दर तो बनेगा p इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट इंटू x2। अब आप क्या करें, आप ऐसा करें p नॉट x2 इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं और p को इसकी जगह ले आएं, तो ये बन जाएगा आपका p नॉट x2 p नॉट माइनस p। अब आपने गौर से मेरी बात समझनी है। p नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस p विच इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, वो इक्वल होगा जितना वेपर प्रेशर चेंज हो गया। मसलन आपका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में था 20 मिलीमीटर मरकरी और वो सॉल्वेंट में हो गया 18, तो मैं 20 माइनस 18 करूंगा तो मेरे पास वो डिफरेंस नहीं आ जाएगा जो सॉल्वेंट का कम हो गया है वेपर प्रेशर। तो P नॉट माइनस P एक्चुअली इज इक्वल टू डेल्टा P। तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P नॉट माइनस P actually shows lowering of vapor pressure of solvent या change in vapor pressure। अगर ये मैं कंसिडर कर लूं डेल्टा P तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा P नॉट x2 is equal to delta P। Now student, this is an equation number 2। आप समझे, ये जो इससे ऊपर मैंने इक्वेशन एक्सप्लेन की थी, मैंने जो इससे ऊपर एक इक्वेशन एक्सप्लेन की थी दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये डेफिनेशन नंबर 1 की स्टेटमेंट बन गई। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 से डेफिनेशन नंबर 2 की स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूँ। देखें यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टेटमेंट नंबर 2 कैसे ड्रॉ करूंगा। स्टेटमेंट नंबर 2, ये आ गई सेकंड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट it is actually Raoult's law second statement when one component is volatile and second component is non volatile। ये क्या बता रही है, ये अगर मैं इक्वेशन को देखूं स्टेटमेंट नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो ये बता रही है कि आपका जो डेल्टा P है, जो डेल्टा P है वो x2 और P नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल है। P नॉट जो है ना वो है कांस्टेंट, अगर मैं कांस्टेंट रिमूव कर दूं तो चेंज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी x2 के, क्योंकि मैंने कांस्टेंट P नॉट खत्म कर दिया है। तो मेरा अब ये क्या स्टेटमेंट बनी, जरा इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करें। द लोअरिंग ऑफ यानी कि कम हो जाना ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर का कम हो जाना, सॉल्वेंट क्या वेपर प्रेशर का कम हो जाना किसमें, सॉल्यूशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, स्टूडेंट ये याद रखिएगा ये x2 है, दिस इज नॉट x1। तो आप यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ऑफ सोल्यूट, क्योंकि x2 का मतलब क्या है, x2 का मतलब है कि अगर मैं x2 का मतलब लिखना चाहूं तो मैं यहां लिखूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको जरा थोड़ा सा जनरली समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास दो बीकर हैं, एक में मैंने सॉल्वेंट लिया और दूसरे में भी मैंने एक खास अमाउंट में सॉल्वेंट लिया।
बीकर नंबर 1 में जो सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो कम है, बीकर नंबर 2 में जो सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो बीकर नंबर 2 में ज़्यादा है और बीकर नंबर 1 में कम है। यानी कि यहाँ पे X2 वो लो है और इसमें X2 जो है वो हाई है। याद रखिएगा, अगर मोल फ्रैक्शन कम होगी तो चेंज इन वेपर प्रेशर भी कम होगा। यानी कि जो बीकर नंबर 1 है ना, इसमें आप कोई खास बहुत बड़ा चेंज ऑफ वेपर प्रेशर नहीं देखेंगे। यानी कि अगर 20 था प्योर सॉल्वेंट का तो यहाँ पे आंसर आएगा 19, 18। लेकिन बीकर नंबर 2 में आपने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ले लिए, तो मोल्स ऑफ सल्यूट बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बढ़ गई, जिससे हुआ क्या, उन्होंने वेपर्स को जो कि सॉल्वेंट के बनने थे रोकना शुरू कर दिया, जिससे उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो गया। तो अगर बीकर नंबर 1 में मैं कह रहा हूं कि आपका वेपर प्रेशर 20 से 18 तक गया है, तो बीकर नंबर 2 में आपका वेपर प्रेशर 20 से 14 तक जाएगा। यानी कि ज्यादा फर्क आ गया वेपर प्रेशर का जब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंक्रीज कर दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट। उसके लिए मेरे इक्वेशन को दोबारा यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को। रीराइट इक्वेशन नंबर 2। ये क्या थी इक्वेशन नंबर 2? P नॉट X2 इज इक्वल टू डेल्टा P। स्टूडेंट, ये जो P नॉट है, अगर मैं डेल्टा P की तरफ वाली साइड पे ले जाऊं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू X2। X2 का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। आप एक बात याद रखिएगा, ये जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ये है रिलेटिव लोअरिंग या कम होना, डिक्रीज होना ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप कहेंगे ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेटिव है? देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। नीचे क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल वेपर प्रेशर या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, तो ये रिलेटिव बात नहीं होगी। मैं कहूं मेरे से अमजद जो है वो उम्र में 2 साल बड़ा है, तो वो मेरे रिलेटिव 2 साल बड़ा है। हो सकता है असलम के मुकाबले में वो 3 साल बड़ा हो या 3 साल छोटा हो। तो मैं प्योर सॉल्वेंट और चेंज इन वेपर प्रेशर की जो रेशियो है इसको कहूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं यहां से स्टेटमेंट नंबर 3 ड्राइव करूं तो स्टेटमेंट नंबर 3 ये क्या कहती है? स्टेटमेंट नंबर 3 के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 3, द रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of what? मोल फ्रैक्शन X2। X2 किसकी मोल फ्रैक्शन है? सल्यूट की। यानी कि आप जितना सल्यूट डालते जाएंगे उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे। समहाउ ये है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर मैं ये इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की गौर से देखूं तो मुझे यहाँ से कुछ अंदाजा होता है, वो ये कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। जरा फर्स्ट पॉइंट देखें, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है। सो रिलेटिव लोअरिंग
of vapor pressure is independent of temperature. दूसरा पॉइंट, ये सल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कि x2 पे डिपेंड कर रही है, x1 पे नहीं डिपेंड कर रही. इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट. देखें, इससे फर्क नहीं पड़ा यूरिया लें या शुगर लें, अगर आप उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग जो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगी. ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रही है, सल्यूट कौन सा है उस पे नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन पे कि मिकदार कितनी है. थर्ड पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब मैं जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं ना, इसको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. देखें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट आपकी कांस्टेंट वैल्यू देगी, यानी कि एक जैसी वैल्यू देगी. कब? यानी कि ये कांस्टेंट रहेगी. कब रहेगी? व्हेन इक्वी मॉलिक्यूलर. इक्वी मॉलिक्यूलर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैं इसको अंडरलाइन करके लिख देता हूं. इक्वी मॉलिक्यूलर का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. प्रोपोर्शन यानी कि अगर मैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लूं ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, मुख्तलिफ सॉल्यूट्स के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूं, किसके अंदर? इन सेम मास ऑफ सेम सॉल्यूट, इन सेम मास ऑफ सेम सॉल्वेंट. तो ये एक जैसी वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की. इस बात को ना मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है. देखें स्टूडेंट, मैं दो बीकर लेता हूं. एक बीकर है मेरे पास ये और एक बीकर है मेरे पास ये. दोनों में मैंने 100 ग्राम, दोनों के अंदर कितना मैंने ऐड किया? 100 ग्राम सॉल्वेंट. ठीक है, इसके अंदर भी 100 ग्राम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट दोनों में सेम है. सॉल्वेंट जो है दोनों में, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम. दोनों में सॉल्वेंट 100 ग्राम है. इसमें मैं डाल देता हूं 0.1 मोल्स ऑफ यूरिया. ये ले 0.1 मोल्स ऑफ यूरिया ऐड कर दिया. ये जो ये है डेट एक्चुअली इंडिकेट पार्टिकल्स ऑफ यूरिया. कितना ऐड किया मैंने? 0.1 मोल्स. तो पार्टिकल्स कितने बने? 6.02 10⁻²2. और इसमें मैंने ऐड किया है शुगर. कितनी ऐड की है? इसमें मैंने ऐड की है शुगर. ये जो ये साइन है इंडिकेट पार्टिकल्स ऑफ शुगर. ये मैंने ऐड किया 0.1 मोल. स्टूडेंट, इसके 0.1 के भी पार्टिकल बनते हैं 6.02 10⁻²22. ये पार्टिकल सेम है. मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट भी सेम था. देखें ब्लू कलर के पार्टिकल्स है सॉल्वेंट के और उसका मैस भी सेम था. सॉल्वेंट भी सेम, सॉल्वेंट का मैस भी सेम, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सॉल्यूट के सेम तादाद में डाले. तो अगर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यूरिया करता है से आपकी ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है, रिलेटिव लोअरिंग की ये वैल्यू प्रोड्यूस करता है से अज्यूम कर लेते हैं 0.1. तो ये वाला सॉल्यूशन भी आपकी रिलेटिव लोअरिंग की जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो करेगा 0.1 ही. स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डिफरेंट सॉल्यूट के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूं, यानी कि सेम मोल ले लूं, किसमें? सेम सॉल्वेंट के अंदर जिसका मैस सेम है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे डेल्टा पी ओवर पी नॉट की. इससे फर्क नहीं पड़ता वो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं. फर्क इससे पड़ता है, ये देखिए ना, अगर मैं यहाँ लिख लूं ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे लिख लूं इसके ऊपर सॉल्यूट, तो इससे फर्क नहीं पड़ा कि सॉल्यूट डिफरेंट है. फर्क इससे पड़ा है कि उनकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है.
ये एक्चुअली हमें लीड करती है, थर्ड पॉइंट लीड करता है टुवर्ड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारा एक लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये 3 पॉइंट्स है जो डिटेल में आपने समझने थे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है विच इज एक्चुअली 28.4। यानी कि अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं तो मेरे पास जो डाटा गिवन है ना सोल्यूशन के अंदर, वो गिवन है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब उसमें कोई चीज नहीं ऐड की गई 28.4 30 डिग्री पे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पी कैलकुलेट करें अगर आपने 70 ग्राम शुगर केन ऐड की है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। अब देखें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर विल गिव यू द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि N1। 70 ग्राम ऑफ शुगर केन विल गिव यू द मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले N2 निकालता हूं, यहां पे मैं एक लाइन लगा लेता हूं, यहां पे मैं सारा डाटा लिख लूंगा और इस साइड पे मैं सोल्यूशन लिख लूंगा। स्टूडेंट, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितने होते हैं ये जरा फाइंड करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, 1000 ओवर 18। तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा 55.49। मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूँ 55.5। ओके, और बल्कि इसे 49 ही 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा रहने देते हैं। 55.49। ओके, अब हम फाइंड करते हैं 70 ग्राम ऑफ शुगर केन के मोल्स। ये आ गया N1। अब मैं शुगर केन के मोल्स फाइंड करूंगा तो वो आएंगे N2। N2 इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैं क्यों ये फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है सोल्यूशन के अंदर, और वो इक्वल होता है, मेरे पास जो फार्मूला मेरे पास यूज होगा वो इक्वल होता है फार्मूला P इज इक्वल टू P नॉट X1। तो उसके लिए मुझे ये मोल्स चाहिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन उसी से निकलती है। सो मोल्स कितने हैं? 70। मोलर मास ऑफ शुगर केन आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ शुगर केन कैसे निकाल सकते हैं जरा देखते हैं। C12H22O11 यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 प्लस 22 हाइड्रोजन और 11 मल्टीप्लाई बाय 16, that will give you the answer actually 342। तो यहाँ लिख देता हूँ 342। तो मोल्स बन गए, N2 बन गया हमारे पास 0.2। Now it's easier to calculate. How? Let's write down the formula. P is equal to P naught X1। P naught की वैल्यू क्या है? 28.4। X1 किसके इक्वल होता है? N1 ओवर N1 प्लस N2 के। तो 28.4 मल्टीप्लाई बाय 55.49 डिवाइडेड बाय 55.49 plus 0.2. Now, if you solve this part, you will get the answer 28.29। ये आ गया P। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बताएं, यानी कि आपने पहले बताया कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा, कितना होगा। अब आप बताएंगे कितना कम होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है प्योर वेपर प्रेशर माइनस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। तो 28.4 माइनस 28.29 दैट कम्स टू बी 0.11 टोर। यानी कितना वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट का कम हो जाएगा अगर आप उसमें ऐड कर देंगे सोल्यूट को जो कि नॉन वोलेटाइल है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।